हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 4 11th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के लिए, जिसका नाम है प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम। नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इसके अंदर से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा वेटेज रखता है। चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट हम लोग हेमिक कोऑर्डिनेट्स तक कवर करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स से लेके लास्ट तक हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है। एनसीईआरटी को समझने के साथ साथ हम लोग इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे जो कि एनसीईआरटी के अलावा है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग समझेंगे, उनको भी हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट पैरा में इसके ने क्या बातें की है। मोस्टली जो प्राणी होते हैं, देखो इसने लिखा है कि अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्गीकरण किया जा चुका है। यह वर्गीकरण क्यों इतना महत्व है? देखो, हम लोग 10 लाख से अधिक प्राणियों का अध्ययन एक साथ तो नहीं कर सकते ना, एक एक करके। बिल्कुल, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको जो सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं उनको एक ही कैटेगरी के अंदर हम लोग रख देते हैं। जैसे कि नई खोजी की प्रजाति, यानी कि इन फ्यूचर के अंदर जब नई प्रजाति खोजी जाएगी तो हम लोग उसको उसी के वर्गीकरण के आधार पर हम उसको उचित स्थान पर रख सके। यानी कि जिस कैटेगरी के अंदर ज्यादा सिमिलरिटी वो अपने करैक्टर से शो करती है, हम लोग उस नई स्पीसीज को उसी कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। तो ये ज्यादा इजी रह जाता है हमारे लिए उसका अध्ययन करना। ठीक है, अदरवाइज 10 लाख से अधिक प्राणियों का अध्ययन करना 1 बाय 1 बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और काफी ज्यादा समय लग जाता है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण का आधार। नेक्स्ट बेसिस क्या है इसका, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ऐसे कहे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वैसे तो बहुत सारे बेसिस है इनको क्लासिफाई करने के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बेसिस है हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे जो कि अपने एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे फर्स्ट डायरेक्ट का है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के स्तर हो गया। ठीक है, सिमेट्री हो गया, सिलोम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इन सभी के अंदर जो भी डिफरेंस होंगे उसी के आधार पर हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये इनके बेसिस हो गए जिसके आधार पर हम लोग इन प्राणियों को वर्गीकृत करते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो ये पहले इन बेसिस को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बेसिस जो दे रखा है वो है संगठन के स्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसने बताया है कि जो प्राणी होते हैं, प्राणी जगत के जितने भी सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है, जो कि हमने पहले ही ऑलरेडी समझ रखा है। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोशिकाएं बिखरी हुई रहती है। जैसे कि बात करें स्पंज की, तो स्पंज के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, सेलुलर लेवल का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। अगर मैं इससे भी पहले की बात करूं, प्रिमिटिव के अंदर चले, यानी कि बहुत ही पहले की बात करते हैं, तो पहला जो लेवल आता है, पहला जो पार्ट आता है वो आता है प्रोटोप्लाज्मिक। यानी कि पहला जो लेवल होता है वो कौन सा है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। हालांकि यहां पर एनसीईआरटी में उसको नहीं बताया गया। प्रोटोप्लाज्मिक जो होता है वो प्रोटोजोआ के अंदर होता है। उसके बाद आता है सेलुलर लेवल, जो कि किसका है, एग्जाम्पल है बच्चों याद रखना, पोरीफेरा का। स्पंज किसका एग्जाम्पल होता है, पोरीफेरा का होता है। इसने सिर्फ स्पंज लिखा है उसका एग्जाम्पल, हालांकि जो फाइलम है वो कौन सा है, पोरीफेरा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर टिश्यू लेवल की, यानी उत्तक स्तर की। तो जो उत्तक स्तर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्लेंट्रेट एंड टिनोफोरा के अंदर होता है। याद रखना, एनसीईआरटी में केवल स्लेंट्रेट ही लिख रखा है, हमको यहां पर टिनोफोरा भी लिखना है। टिनोफोरा और स्लेंट्रेट के अंदर टिश्यू लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी संगठन होता है। याद रखना इसको। नेक्स्ट आता है ऑर्गन, यानी कि अंग स्तर का। कौन सा आता है, अंग स्तर का। तो अंग स्तर का जो लेवल होता है वो किस में होता है बच्चों, याद रखना, प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर। ध्यान से एक लाइन में आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो उसको। प्लैटीहेल्मिन्थेस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में, देखो अन्य उच्च संघों कुछ नहीं है, यहां पर केवल और केवल प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर ही अंग स्तर पाया जाता है। किसमें, केवल और केवल प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर ही अंग स्तर पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो उच्च प्राणी होते हैं, यानी कि जैसे बात करें एस्केल्मेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। इनके अंदर ऑर्गन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है, यानी कि अंग तंत्र टाइप का होता है। इतना क्लियर हो गया। कौन सा टाइप का होता है इनके अंदर,
अंग तंत्र टाइप का होता है। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल जो कि फाइलम के नाम भी आपको याद रखना है या फिर इनके एग्जाम्पल देकर भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। तो पहला जो हम लोगों ने देखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके अंदर बता रखा है पाचन तंत्र के बारे में कि कुछ प्राणियों के अंदर जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण होता है और कुछ प्राणियों के अंदर जो पाचन तंत्र होता है वो अपूर्ण होता है। तो इसकी परिभाषा भी इसने बता रखी है। अपूर्ण पाचन तंत्र किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एक ही एक्सटर्नल यानी कि बात करें बाह्य द्वार होता है जो कि मुख और गुदा यानी एनएस दोनों का कार्य करता है। बिल्कुल। अगर बात करें वही पूर्ण पाचन तंत्र यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके अंदर दो बाह्य द्वार होते हैं जिसके अंदर एक तो माउथ का काम करता है, दूसरा एनएस का काम करता है। तो जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका एग्जाम्पल हमको याद रखना है क्या? प्लैटीहेल्मिन्थेस। बच्चों क्या याद रखना है हमको? प्लैटीहेल्मिन्थेस याद रखना है। वहीं अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो ये होता है दो टाइप का, एक तो होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली क्वार्टर के अंदर यानी कि जो बड़े बड़े अवकाश होते हैं वहां पर छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर टिश्यू उसमें डूबे रहते हैं। वहीं अगर बात करें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसके अंदर कंप्लीटली एक नेटवर्क बिछा होता है जो कि आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज का होता है। ओके, तो इसके अंदर जो टिश्यू या सेल होती है वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहती है, बट इसके अंदर यानी कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो सेल या फिर टिश्यू होती है वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में रहती है। तो ये भी एक बेसिस हो गया इनको डिफरेंस करने का, इनको अलग करने का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, नेक्स्ट है वो सिमेट्री यानी कि सममिति। तो तीन तरह की सिमेट्री हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। पहला आता है एसिमेट्री यानी कि असममिति। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है, यानी कि ऐसी सममिति क्या होती है जिनके अंदर कोई भी एनिमल के अंदर अगर सेंट्रिक एक्सिस के अंदर हम इसको डिवाइड करें तो वो दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असममिति बोलते हैं या फिर या फिर इसको एसिमेट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है मोस्ट ऑफ स्पंज याद रखना है, यानी कि मैक्सिमम जो स्पंज होते हैं वो एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। देखो जितने भी मैं एग्जाम्पल साथ साथ बता रहा हूं आप प्लीज उनको एनसीईआरटी के अंदर साथ साथ नोट करते चले, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ स्पंज मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके साथ साथ इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। आपने सुना होगा ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, जो कि पोरीफेरा का ही एक सदस्य होता है ल्यूकोसोलेनिया। उसके अंदर असममिति न होकर उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, अर्य सममिति होती है। तो याद रखना इसके अंदर जो असममिति होती है वो किसमें होता है? मोस्ट ऑफ स्पंजेस के अंदर होता है, स्पंज के अंदर होता है। एक्सेप्शन या क्या याद रखना आपको? ल्यूकोसोलेनिया, जिसके अंदर अर्य सममिति होती है। क्लियर हो गया। सेकेंड हम लोग बात करते हैं रेडियल यानी कि अर्य सममिति की। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी तल पर केंद्रीय एक्सिस से दो बराबर भाग के अंदर कोई भी एनिमल डिवाइड हो जाता है किसी भी एक्सिस के ऊपर। बच्चों याद रखना कोई भी एक्सिस हो, ठीक है, कोई भी एक्सिस हो। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल्स देखूं जो कि अपने एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे ये एग्जांपल दे रहे का कोई भी एक एक्सिस आप ले लो जहां से हम इस एनिमल के दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री यानी कि अर्य सममिति। एग्जाम्पल की बात करें तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोड्रम्स याद रखना। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोड्रम्स। एक चीज और खास बात क्या है इसके अंदर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकाइनोड्रम्स के जो एडल्ट होते हैं वही रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बच्चों याद रखना इकाइनोड्रम्स के जो एडल्ट होते हैं वही रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टमक का लेना इसको। थर्ड जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल, जिसको हम लोग द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक तल यानी सिंगल तल, एक ही तल से ये बराबर दो भागों में विभाजित होता है। कोई भी एनिमल जो होता है वो एक एक्सिस से यानी एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप भागों में बट जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक। बच्चों याद रखना प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक। खास बात क्या है यहाँ पर, हमने ऊपर जो इकाइनोड्रमेट्स के अडल्ट की बात की थी, तो अडल्ट के अंदर तो होता है अर्य सममिति। वहीं अगर बात करें हम लोग लार्वा के अंदर, किसके अंदर? लार्वा के अंदर,
तो लार्वा में होता है बच्चों, याद रखना, बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सममिति। देखो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं, तो साथ साथ अपनी एनसीईआरटी के अंदर इन पॉइंट्स को मेंशन करते चलिए। नेक्स्ट जो थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसकी बात करें तो थर्ड है जर्म लेयर। कौन सा है बच्चों? जर्म लेयर। वो क्या है, ध्यान से समझना। दो टाइप का होता है, एक तो डिप्लोब्लास्टिक होता है और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक की मैं बात करूं तो इसके अंदर केवल दो ही जर्म लेयर होती है, जो दो ही भ्रूणीय स्तर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक तो होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोड्रम। बाह्य तो होती है एक्टोड्रम और आंतरिक होती है एंडोड्रम। तो एक्टो और एंडो दो ही इसके अंदर भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं। ये कौन सा टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ओके, साथ साथ इसके अंदर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें मीजोगिलिया प्रेजेंट होती है। बच्चों क्या प्रेजेंट होती है? मीजोगिलिया प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आप देखोगे डायग्राम के अंदर मीजोगिलिया क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, याद रखना। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो पोरीफेरा एंड स्लेंट्रेटा। किसका? पोरीफेरा एंड स्लेंट्रेटा। बच्चों याद रखना, पोरीफेरा और स्लेंट्रेटा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। डिप्लोप्लास्टिक टाइप का इसके अंदर जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। वही अगर बात करता हूं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टो, मीजो एंड एंडो। बच्चों याद रखना, एक्टो, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तीन इसके अंदर जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं तो प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक। बच्चों याद रखना, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक इसके अंदर होता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें वो होता है सिलोम। तो सिलोम जो होता है मोस्टली तीन टाइप के होते हैं। तीनों कौन कौन से होते हैं मैं पहले उनके नाम ले देता हूं। एक होता है एसिलोमेट यानी कि अगुहीय, एक होता है स्यूडोसिलोमेट जिसको हम लोग कुटगुहीय बोलते हैं, और थर्ड आता है सिलोमेट जिसको हम लोग गुहीय बोलते हैं या प्रगुहीय जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये सिलोम वाला फंडा क्या है, पहले तो इसको समझना। तो शरीर की भित्ति तथा आहार नाल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसी के आधार पर हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? जैसे मैंने अभी कहा है, एक होता है एसिलोमेट, एक होता है स्यूडोसिलोमेट और थर्ड होता है सिलोमेट। ओके, तो सिलोमेट की बात करते हैं। इसके अंदर जो कैविटी होती है, जो सिलोम होती है, वो किससे लाइनिंग होती है? बच्चों याद रखना, वो मीजोड्रम से लाइनिंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे लाइनिंग होती है? वो मीजोड्रम से आच्छादित यानी कि वो लाइनिंग होती है। क्लियर हो गया? इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रगुहा यानी कि सिलोमेट बोलते हैं। तो बच्चों सिलोमेट का सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जो कैविटी होती है, जो शरीर गुहा होती है, वो कहां से लाइनिंग होती है? वो मीजोड्रम से लाइनिंग होती है। जैसे वही अगर अपन इसकी बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल है एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक। तो एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स तक इसके एग्जांपल्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कुटगुहीय यानी कि स्यूडोसिलोमेट। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। पहला तो इसका एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्यूडोसिलोमेट किस में होता है? ओनली एंड ओनली एस्केहेलमिन्थेस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी खास बात क्या है बच्चों, याद रखना। इसमें जैसे लिखा है कुछ प्राणियों में यह गुहा यानी कैविटी मीजोड्रम से आच्छादित नहीं होती है, लेकिन बाह्य त्वचा और जो मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा एवं अंत त्वचा के बीच बिखरी रहती है। यानी जो मीजोड्रम होता है वो एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में पॉचेज के फॉर्म में बिखरी रहती है। बच्चों याद रखना, जैसे ये देखो पॉचेज बन रहे हैं ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलीनुमा संरचना जो बन रही है, इस फॉर्म के अंदर ये मीजोड्रम बिखरी हुई पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ध्यान से समझना। ये तो हो गया एक्टोड्रम वाली लेयर और ये हो गई एंडोड्रम वाली लेयर, और बीच में जो मीजोड्रम वाली पार्ट होता है वो पॉचेज यानी थैले के रूप में बिखरा हुआ पाया जाता है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल बच्चों याद रखना, एस्केहेलमिन्थेस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आता है एसिलोमेट यानी कि अगुहीय, जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट। एग्जांपल याद रखना, प्लैटीहेल्मिन्थेस। सिंगल एग्जांपल इसका प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो बच्चों दो चीजें आपको खास बात इसके अंदर याद रखनी, एक तो स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल एस्केहेलमिन्थेस और दूसरा एसिलोमेट का एग्जांपल आपको याद रखना है प्लैटीहेल्मिन्थेस, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। इतना क्लियर हुआ? ओके, फिफ्थ जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है, याद रखना, सेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन।
इसका मतलब क्या होता है, देखो कुछ प्राणी होते हैं जो उनके शरीर की बाह्य संरचना देखे या फिर आंतरिक संरचना देखे या फिर दोनों ही जो पार्ट होते हैं वो कुछ खंडों के अंदर विभाजित होते हैं, छोटे छोटे खंडों के अंदर विभाजित होते हैं, यानी उन खंडों का रिपीटेशन से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो एग्जांपल हमको देखो, थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर एडवांस लेके चलता हूं, समझना ध्यान से। सेगमेंटेशन भी वैसे 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि इसके अंदर इतना कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है, लेकिन नीट के पर्पज से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर भी मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, एक होता है स्यूडो सेगमेंटेशन और एक होता है ए सेगमेंटेशन। ध्यान से सुनना इस चीज को। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है, यानी ये फिनोफिना जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल याद रखना इसका, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेट्स के अंदर इसके ये मेटामेरिक सेगमेंट पाया जाता है। वहीं अगर बात करें स्यूडो सेगमेंटेशन की बात करें तो वो होता है टैप वर्म के अंदर। बच्चों याद रखना किस में होता है, वो टैप वर्म के अंदर होता है। और थर्ड होता है ए सेगमेंटेशन, वो होता है मोलस्का के अंदर। हालांकि इसके अंदर केवल और केवल केचुआ दे रखा है जिसके अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग विखंडी खंडी भवन भी बोलते हैं। ओके, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो केचुए के अलावा भी आप इसके अंदर फाइलम लिख सकते हो। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है और इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं, यानी विखंडीवस्था। अब जो भी है आप लोग इसको समझ लो, इंग्लिश में इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो मैंने इससे भी ज्यादा आप लोगों को बता दिया है, जैसे कि स्यूडो सेगमेंटेशन टैप वर्म के अंदर पाया जाता है, ए सेगमेंटेशन मोलस्का के अंदर पाया जाता है। आप ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, वो होता है नोटोकॉर्ड। क्या होता है बच्चों, नोटोकॉर्ड। अभी नोटोकॉर्ड वाला क्या फंडा है, ध्यान से समझना। इसका जो ओरिजिन होता है नोटोकॉर्ड का, वो होता है मेसोडर्म, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ओरिजिन क्या है इसका, मेसोडर्म होता है। ओके, और ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, याद रखना, ये सलाका रूपी संरचना होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, यानी कि अनुपस्थित होता है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम लोग नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। ओके, ये जो नॉन कॉर्डेट होता है ये किन किन के अंदर होता है, तो बच्चों एग्जांपल याद रखना, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक जो एनिमल होते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट्स। तो याद रखना इसका जो फाइलम आएगा वो कौन सा आता है, कॉर्डेटा आता है। इतना क्लियर हो गया, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है पहला, और जितने भी जो क्लासिफिकेशन थे ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं 1 बाय 1 इसके फाइलम्स की। तो 11 फाइलम अपनी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जिनमें से 10 फाइलम हम लोग आज ही कवर करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो पहला फाइलम की बात करते हैं, वो होता है पोरीफेरा। कौन सा है, पोरीफेरा। ध्यान से समझना, हर एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं दोनों लैंग्वेज के अंदर। पोरीफेरा की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो इसको हम लोग पैराजोआ बोलते हैं बच्चों, याद रखना पैराजोआ। अब पैराजोआ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराने एनिमल होते हैं, यानी कि ये बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल होते हैं। साथ ही साथ बात करें इनकी, तो ये आद्य बहुकोशिकीय प्राणी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। आदिम प्रकार का बहुकोशिकीय ये होते हैं। कॉमन फीचर की बात करें तो ये पॉर बियरिंग एनिमल होते हैं, जैसे स्पंज वगैरह हम लोग देखते हैं। पॉर बियरिंग का मतलब क्या होता है, इनकी जो संरचना होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उनके ऊपर हमको छिद्र नजर आते हैं। इनके ऊपर हमको क्या नजर आते हैं बच्चों, छिद्र नजर आते हैं। इन छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, ऑस्टिया बोलते हैं। और ऊपर जो माउथ वाला माउथ जैसे स्ट्रक्चर हमको दिख रही है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। बच्चों क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑस्कुलम बोलते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, ऑस्कुलम बोलते हैं। वहीं अगर बात करें इसके अंदर की जो कैविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया ना, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना। स्पंज जो होते हैं उनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पाया जाता है इनके अंदर, वाटर कैनाल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। यही इनका मेन फीचर होता है। कार्य की बात करो तो ये फूड गैदरिंग वगैरह हो गया, रेस्पिरेशन वगैरह हो गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हो गया, तो इनके अंदर इनका कार्य होता है।
अब साथ ही साथ बात करें इनका जो चक्र होता है पानी का, वो किस तरह से होता है। तो जल जो होता है वो पहले तो ओस्टिया के द्वारा इनके स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर इंटर होता है। इंटर होने के बाद ये जल कहां पे जाता है बच्चों, याद रखना, बड़े बड़े जो पोर होते हैं जैसे ऑस्कुलम हो गया बाहर, इनसे ये निकल जाता है। तो ऑस्कुलम के द्वारा जल वापस से बाहर निकल जाता है। ये जो सीक्वेंस होती है इसको आप लोगों को याद रखना है। पहला तो ओस्टिया, यानी पानी कहां पे जाएगा, पहले ओस्टिया के अंदर, ओस्टिया से जाता है स्पॉन्जोसील के अंदर और स्पॉन्जोसील से जाता है ऑस्कुलम के अंदर। तो ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इनके जो कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसे होते हैं बच्चों, याद रखना, ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली ये मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ठीक है। असीमित इनकी संरचना होती है, जैसे मैंने कहा था। असीमित संरचना मैंने मोस्ट ऑफ स्पंजेस के लिए कहा था। एक होता है अर्य समिति, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ल्यूकोसोलेनिया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना। जर्म लेयर की बात करें तो वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। ओके, जर्म लेयर क्या होती है इनके अंदर, डिप्लोब्लास्टिक होती है। ओके, ये सारी बातें मैंने बता दी। श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करने के लिए ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके अंदर कॉइनोसाइट या फिर कॉलर सेल प्रेजेंट होती है, जो कहां पर होती है, स्पंजोसील एंड वाटर कैनाल को ये लाइनिंग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सेल यहां पर प्रेजेंट होती है, कॉइनोसाइट, जिसको हम लोग कॉलर सेल भी बोलते हैं। याद रह जाएगा ना इतना। ओके, तो बाहरी सतह पर यहां पर पिनेकोसाइट सेल भी होती है और अंदर की साइड कौन सी होती है, कॉइनोसाइट सेल होती है, जो कि फ्लैजिलेटेड होती है, यानी कि इनके अंदर फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना के तो नहीं समझेंगे, वरना बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हमको तो सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करना है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा पॉइंट को कवर करना है। स्केलेटन की बात करें तो इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका एंड स्पॉन्जो या स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनके स्केलेटन की बात करें तो बच्चों याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका एंड स्पॉन्जिन फाइबर का इनका शरीर बना होता है। इतना क्लियर हो गया। अगर इनके टोटिपोटेंट सेल की बात करें तो उनको बोलते हैं हम लोग आर्कियोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होती है, आर्कियोसाइट। हालांकि इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आपने पढ़ा हो कहीं नोट्स के अंदर, अच्छे खासे आपने स्टडी कर रखा उस चैप्टर की, तो आपने जरूर सुना होगा जो टोटिपोटेंट सेल यानी सशक्त कोशिका होती है वो कौन सी होती है, आर्कियोसाइट सेल होती है। इतना क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो जो से मैंने आपको बता दिया, मोस्टली मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, डाइजेशन इनके अंदर इंट्रासेलुलर होते हैं। ओके, एसिलोमेट ये होते हैं बाइसेक्सुअल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों, बाइसेक्सुअल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पंज के अंदर प्राणी में नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ब्लड सर्कुलेशन इनके अंदर एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बर्डिंग यानी मुकुलन के द्वारा होता है, जैसे आपने सुना होगा जैम्यूल। ओके, डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट टाइप का होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट का मतलब समझ गए ना, डेवलपमेंट, क्योंकि इनके अंदर लार्वा अवस्था बनेगी। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर ले तो उनको ध्यान से समझना। मैं कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो कि एग्जाम में आने लायक है। पहला है साइकोन, जिसको साइफा बोलते हैं। इनको हम लोग साइकन या साइफा जिसको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग अर्न स्पंज भी बोलते हैं। अब कभी नाम सुना होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं सुना तो। स्पॉन्जिला, नेक्स्ट होता है स्पॉन्जिला, इसको हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है यू स्पॉन्जिला, जिसको हम लोग बाथ स्पंज बोलते हैं। ओके, इसके आगे आता है यू प्लेक्टेला। बच्चों याद रखना, यू प्लेक्टेला, साथ में नोट करते चलो इसको, साथ में यहां पर इसको नोट कर लेना, यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला। इसको हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। और लास्ट एग्जांपल आता है ल्यूकोसेलेनिया। ठीक है, ल्यूकोसेलेनिया जो सबसे छोटा पोरीफेरा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा पोरीफेरा कौन सा होता है, ल्यूकोसेलेनिया होता है, जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री यानी कि अर्य सममिति पाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपके कवर हो गए होंगे पोरीफेरा को लेकर। आज के बाद एक भी क्वेश्चन आपका पोरीफेरा से रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। इसको हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं। ध्यान से समझना। इसके कॉमन फीचर्स की बात करें तो ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो टिश्यू लेवल का होता है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो कैसा होता है, इनके अंदर टिश्यू लेवल का होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। ठीक है, ओके, तो इसका जो पार्ट दे रखे हैं वो मोस्टली आगे भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी बातें दे रखी है। जैसे मैंने कहा था कि ये टिश्यू लेवल का इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं। बच्चों याद रखना कैसे होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं और एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और
जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनके अंदर बर्डिंग के द्वारा होता है। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो केवल और केवल इसको अलग करता है अलग फाइलम से। क्लियर है बच्चों? इसके अंदर विशिष्ट दंश कोशिकाएं निमेटोब्लास्ट, जिसको हम लोग निमेटोसाइट सेल बोलते हैं, वो इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है ना? निमेटोब्लास्ट जिसको हम लोग निमेटोसाइट सेल बोलते हैं वो इनके अंदर पाई जाती है। इसी के बेसिस पे इनका नाम क्या रखा है? नाइडेरिया नाम इनके अंदर पड़ा है। अब ये जो दंश कोशिकाएं होती है, ध्यान समझना, ये जो दंश कोशिका होते हैं इनका काम क्या होता है? कैप्चरिंग प्रे यानी शिकार को पकड़ना हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है ना? ये इसके कार्य होते हैं, याद रखना इस चीज को। ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, ये सारी बातें हमने कर ली थी। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं। प्राणियों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा यहां पर स्टामा कर लेना, इनके अंदर सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसका एक अलग ही फीचर होता है स्लेंट्रेटा का। याद रखना सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसको हम लोग सेलेंट्रॉन बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर नाम भी है इसका सेलेंट्रॉन, तो हिंदी का तो इसने खतरनाक नाम लिख रखा है, केंद्रीय जठर संवहनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसको हम लोग सेलेंट्रॉन भी बोलते हैं। इनका जो माउथ उपस्थित होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम, यानी हाइपोस्टोम के ऊपर ही इनका माउथ पाया जाता है, हाइपोस्टोम के ऊपर इनका माउथ खुलता है। इतना क्लियर हो गया? ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके अंदर कॉरल्स। जो कॉरल्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं बच्चों, याद रखना। कॉरल जो होता है वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से इनका बॉडी बना होता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पॉलीमॉर्फिज्म, देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर, ध्यान समझना, इनमें पॉलिप और मेडुसा दो स्टेज पाई जाती है जो मेटाजेनेसिस के थ्रू चेंज होती है। अब मेटाजेनेसिस के थ्रू कैसे समझना ध्यान से, आपको याद रखना है। पहले ओबेलिया सपोज करना, ओबेलिया जो होता है, देखो इसने लिख भी रखा ओबेलिया के अंदर। अब क्या है ओबेलिया के अंदर वो समझना ध्यान से। ओबेलिया जो होता है वो मेटाजेनेसिस के द्वारा ही, ओबेलिया जो होता है वो मेटाजेनेसिस के द्वारा ही पॉलिप बनाता है या मेटाजेनेसिस के द्वारा ही मेडुसा बनाता है। वो कैसे समझना ध्यान से। पॉलिप जो होता है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाता है? मेडुसा बन जाता है, और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बन जाता है बच्चों? पॉलिप बन जाता है। अब इनके अलग अलग फीचर आपको याद रखने हैं। पॉलिप की बात करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, पॉलिप की बात करते हैं हम लोग, तो पॉलिप जो होता है वो सेसाइल होता है यानी कि स्थावर होता है, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होता है। एग्जांपल याद रखना, हाइड्रा एंड एडम्सिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रा एंड एडम्सिया। यहां पर आप एक एग्जांपल और नोट कर लेना, एडम्सिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेडुसा, ठीक है। मेडुसा की बात करें तो ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है यानी कि छतरी के आकार का होता है, साथ ही साथ ये मुक्त प्लावी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल याद रखना इसका ओरेलिया, जिसको हम लोग जेली फिश बोलते हैं, ओरेलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एग्जांपल्स हो गया। ओके इतना क्लियर हो गया ना? अच्छा, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा बनाता है और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाता है? पॉलिप बनाता है, जो कि पीढ़ी एकांतर को शो करता है, यानी मेटाजेनेसिस यहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग? इसके अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो ध्यान से समझना, मोस्टली एग्जांपल्स तो हमने इसके अंदर देख ही लिए हैं, वो भी सारे याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल याद रखना, फाइसेलिया, जिसको हम लोग पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं। एडम्से की बात करें तो इसको समुद्री एनिमोन बोलते हैं। पेनिचुला की बात करें तो इसको हम लोग सी पिच यानी कि समुद्री पिच बोलते हैं। गोरगोनिया की बात करें तो इसको हम लोग समुद्री व्यंजन बोलते हैं, और मैंड्रीना की बात करें तो इसको हम लोग ब्रेन कॉरल बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को माइंड में सेट करने हैं, बार बार रिविजन करोगे तो ये जल्द ही याद हो जाएंगे, माइंड के अंदर सेट हो जाते हैं। ओके, थर्ड फाइलम की बात करते हैं, टीनोफोरा। थर्ड फाइलम कौन सा है बच्चों? टीनोफोरा। ध्यान से समझना, इसको हम लोग सी वॉलनट बोलते हैं, याद रखना, समुद्री अखरोट हम लोग बोलते हैं, साथ ही इसको हम लोग कॉम्ब जेली भी बोलते हैं। तो ये नाम इसके अदर नेम हो गए जो हम लोगों को याद रखने हैं। टीनोफोरा की खास बात क्या होता है? ये 100% मेराइन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% याद रखना बच्चों, 100% ये मेराइन होते हैं, समुद्रवासी होते हैं। टिश्यू लेवल का इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री इनके अंदर देखने को मिलती है। डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा था, टिश्यू लेवल का इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है।
शरीर के ऊपर यानी इनकी जो बॉडी होती है वहां पर कॉम्प्लेट पाई जाती है जो कि 8 होती है, 8 कॉम्प्लेट पाई जाती है जो कि एक्सटर्नल यानी कि बाह्य होती है। इनका काम क्या होता है बच्चों, याद रखना, इनका काम होता है लोकोमोशन या एक्सक्रीशन। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या काम होता है, चलन के अंदर सहायता करते हैं या फिर एक्सक्रीशन के अंदर भी इनका रोल होता है। ओके, और इसके अंदर बात करें कुछ सेल प्रेजेंट होती है, हालांकि इसके अंदर तो वो सेल का नाम इसने नहीं दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं। इनके अंदर जो सेल होता है उसको हम लोग कॉरल सेल या फिर लासो सेल बोलते हैं। बच्चों याद रखना, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग लासो सेल बोलते हैं। कभी आपने नाम सुना कॉरल सेल या फिर लासो सेल इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट इनका यूनिक फीचर की बात करें तो ये बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं, यानी कि ये लाइट को इमिट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं यानी कि ये लाइट को इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इनके अंदर केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, केवल और केवल इनके अंदर लैंगिक जनन ही पाया जाता है। क्लियर हो गया इतना? ओके, तो नर और मादा इनके अंदर अलग नहीं होते, तो इनके अंदर नर और मादा अलग नहीं होते हैं। ओके, और इसकी बात करें तो इनके अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इनके अंदर डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बच्चों, तो याद रखना एक होता है प्लूरोब्रैंकिया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा याद रखना आपको टिनोप्लाना। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपको और याद रखना, यहां पर नोट करना, बेरोई। एक बार यहां हमारे स्टेट लेवल की जो पीएमटी होती थी पहले, उसके अंदर ये एग्जाम्पल्स आया हुआ है, बेरोई। इसको हम लोग बोलते हैं बिल्ली की तैरती आंखें, बेरोई। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। फोर्थ फाइलम की बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थी, जिसको हम लोग फ्लैटवॉर्म बोलते हैं, चपटे कर्मी भी हम लोग इसको बोलते हैं। कॉमन फीचर्स की बात करें तो इनके अंदर ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। बच्चों याद रखना, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, बायलेटरल कोसिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक यहां से स्टार्ट हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर, ठीक है। और ये बायलेटरल कोसिमेट्री शो करते हैं, तो बायलेटरल कोसिमेट्री भी यहां से स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर खास बात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना, ये डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट होते हैं। बच्चों ये जो पहली लाइन दे रखी है इसका मैं मतलब बता रहा हूं, ये डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये पृष्ठ साइड के अंदर यानी डॉर्सल साइड के अंदर ये चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म यानी कि चपटे क्रमी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये मोस्टली एंडोपैरासाइटिक होते हैं, जैसे एनिमल के अंदर, शरीर के अंदर ये पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इसमें लिख भी रखा है, मनुष्य या फिर अन्य प्राणियों के अंदर ये एंडोपैरासाइटिक की फॉर्म में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके अंदर हुक एंड शक्कर पाए जाते हैं, हुक एंड शक्कर पाए जाते हैं इनके अंदर। कुछ चपटे क्रमी जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों को परपोष से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ये अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। सेकेंड थिंग बात करें इसके अंदर रीजनरेशन पावर की, तो प्लेन एरिया जो होता है उसके अंदर पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, रीजनरेशन पावर उसके अंदर होती है। याद रखना, प्लेन एरिया के अंदर पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन इनके अंदर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके अंदर सेगमेंटेशन की, तो इसके अंदर स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो वो ज्वाला कोशिका यानी कि फ्लेम कोशिका के द्वारा होता है, फ्लेम सेल के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है, डाइजेशन इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ओके, और ये एसिलोमेट होते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे हम लोग सीधा इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना, फेशियोला हेपेटिका। पहला एग्जाम्पल कौन सा है, फेशियोला हेपेटिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर फ्लंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीवर फ्लंक्स भी बोलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल याद रखना आपको टीनिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीताकर्मी बोलते हैं। प्लेन एरिया वाला आप लोगों को याद हो ही गया होगा, जिसके अंदर रीजनरेशन की असीम क्षमता पाई जाती है। ओके, तो नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं हम लोग एस्केहेल्मिन्थीस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। कॉमन फीचर्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। बायलैटरल कोसिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर स्यूडोशिलोमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, स्यूडोशिलोमेट प्राणी इसी के अंदर होता है, स्यूडोशिलोम, याद रखना इस चीज को, ठीक है।
और ये फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे जल के अंदर, थल के अंदर ये फ्री लिविंग के फॉर्म में भी होता है, एंडोपैरासाइटिक के फॉर्म में भी होता है। बच्चों याद रखना, एंडोपैरासाइटिक के फॉर्म में किस किस में होता है, जैसे ये प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है, प्राणियों के अंदर यानी एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है। अगर हम लोग इसका ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम टाइप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना, ऑर्गन सिस्टम टाइप का इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आहार नाल जो होती है वो कंप्लीट होती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर कंप्लीट होती है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं बच्चों याद रखना, कैसे होते हैं ये, यूनिसेक्सुअल होते हैं। वहीं अगर अपन लोग इसकी बात करें, फीमेल जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है मेल से। बच्चों याद रखना, मादा जो होती है वो नर से बड़ी होती है। निषेचन इनके अंदर इंटरनल होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। दोनों टाइप का इनके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। देखो बच्चों एक चीज और बताता हूं, हालांकि इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं दे रखा, फिर भी सुन लो। नर्वस सिस्टम इसके अंदर होता है नर्व रिंग के फॉर्म में, नर्व रिंग इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, याद रखना ये गैंग्लियोनेटेड होता है, जिसके अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ओके, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना सुन लीजिए इसको। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल्स की। तो पहले आता है एस्केरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलकर्मी बोलते हैं। बच्चों याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलकर्मी बोलते हैं। एस्केरिस को क्या बोलते हैं हम लोग, गोलकर्मी बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। सेकंड आता है वुचरेरिया, वुचरेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों याद रखना, फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। थर्ड आता है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम लोग हुक वर्म बोलते हैं। और एक एग्जांपल और आता है यूरोबिलस, इसको हम लोग पिन वर्म बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए बच्चों याद रखना, एस्के हेलमिंथेस के हो गए हैं। इतना क्लियर हो रहा है अच्छे से? जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उसको प्लीज मेंशन कीजिए अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही, ठीक है, ताकि जब आप एनसीईआरटी रीड आउट करें तो आपको अलग से उनको ना देखना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की, वो है एनेलिडा। नेक्स्ट फाइलम कौन सा बच्चों, एनेलिडा। क्या समझना, इसके अंदर जो रिंग होती है एनेलिडा के अंदर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं। लैटिन के अंदर क्या बोलते हैं उनको हम लोग, एनुलस बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म वलय होता है। तो इसके अंदर छोटी छोटी वलय होती है, ठीक है, छोटे छोटे खंड इसके अंदर होते हैं, ये जुड़कर ही पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। इसीलिए अपन इस संघ को क्या बोलते हैं, एनेलिडा बोलते हैं। ये तो होगी इसकी खास बात। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करें कॉमन फीचर्स की, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बच्चों याद रखना, बायलेटरल कॉसिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है। वहीं अगर बात करें इसके अंदर अंग तंत्र टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, ये सिलोमेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का होता है। ओके, ये भी जो प्राणी होते हैं एनेलिड्स के अंदर, वो लवणीय और अलवणीय यानी फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलता है, स्थल के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और कभी कभी ये पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके ओके, तो इनके अंदर जो एनुलस जो रिंग होती है, प्राणियों में अनुदैर्घ्य या तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की इसके अंदर पेशियां पाई जाती है, जो इसके अंदर लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती है। तो जलीय एनेलिडा होते हैं, जैसे मैं नेरिस की बात करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना, जो जलीय एनेलिडा होता है, जो नेरिस होता है, इनके अंदर पैरापोडिया पाया जाता है, जो किसमें हेल्प करता है, इनको तैरने में हेल्प करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तैरने में सहायक होता है। अगर परिसंचरण तंत्र की बात करता हूं, मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूं, तो इनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन ये और बन जाता है कि सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से फाइलम में देखा गया? तो बच्चों याद रखना, एनालिड्स के अंदर सबसे पहले क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया है। इतना क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो एक्सक्रेशन की बात करें तो वो होती है नेफ्रीडिया के द्वारा। बच्चों किसके द्वारा होता है एक्सक्रेशन इनके अंदर? नेफ्रीडिया के द्वारा इसके अंदर एक्सक्रीशन होता है, यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है, नेफ्रीडिया होता है। रेस्पिरेशन इसके अंदर स्किन एंड गिल्स के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, ये जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना, तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी जो गैंग्लियंस होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्लियंस, एक वचन गैंग्लियंस बोलते हैं, ये इसके अंदर पाई जाती है, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा डबल अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है, नर्व कोर से ये जुड़ी होती है। कौन सी साइड? ये बच्चों याद रखना, अधर यानी कि डोर्सल साइड, अधर यानी कि वेंट्रल साइड ये जुड़ी होती है। इतना क्लियर हो गया? ओके,
नेरिस का मैंने आपको बता दिया था, ये एक जलीय एनेरिड्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पैरापोडिया पाया जाता है जो इसको तैरने में हेल्प करता है। नर व मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि एक लिंगाश्री हो गए, लेकिन केचुआ तथा जोंक जो होता है उनके नर और मादा अलग नहीं होते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभय लिंगाश्री बोलते हैं। जनन की बात करें तो वो लैंगिक विधि द्वारा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनन कैसा होता है इनके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बच्चों याद रखना, नेरिस क्या है एग्जाम्पल याद रखना, नेरिस। दूसरा होता है फेरेटिमा और थर्ड होता है हेरुडिनेरिया। नेरिस, फेरेटिमा और हेरुडिनेरिया। अब एक चीज और बच्चों याद रखना, जैसे मैंने यहां पर तो इसने लिख भी रखा है, मैं अलग से बता रहा हूं, याद रखना। नेरिस जो होता है वो डायोसियस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। नेरिस तो कैसे होता है, डायोसियस होता है। वही अगर बात करूं फेरेटिमा और हेरुडिनेरिया वो मोनोसियस होते हैं। हालांकि इसने लिख भी रखा है, लेकिन आप यहां पर शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हो याद करने के लिए। ओके, ये डायग्राम भी याद रखना है, कौन सा डायग्राम किसका है, वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट 7 फाइलम की बात करते हैं और वो है ऑर्थोपोडा। कौन सा बच्चों, ऑर्थोपोडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये सबसे बड़ा, यानी इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, याद रखना ये सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है बच्चों, ऑर्थोपोडा होता है, जिसमें कीट भी आते हैं, यानी मैक्सिमम तो कीट ही रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। देखो ऑर्थोपोडा क्यों नाम पड़ा, इसके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस पाया जाता है। अब जॉइंट अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, इनके जो संधि होती है, इनके जो जोड़ होते हैं, याद रखना पैरों के अंदर या हाथों के अंदर, वो देखने को मिलते हैं। याद रखना इसके अंदर वो देखने को इसके अंदर मिलते हैं। जैसे इसके अंदर ये देखो दे रखा है, देखो जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इनके अंदर जॉइंट जो होते हैं पैर, देखो ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है लिम्स, यानी उपांग होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, संधि युक्त लिम्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगर इनके अंदर फीचर्स की बात करें तो बच्चों ध्यान से सुनना अब इसको। ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, लगभग 2/3 जाति पृथ्वी की किसके अंदर आ गई, ऑर्थोपोडा के अंदर आ गई, क्योंकि ऑर्थोपोडा जो होता है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम होता है। साथ ही साथ बात करें इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर बच्चों याद रखना, वो होता है ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है। वहीं अगर बात करें इसके अंदर बाइलेटरल को सिमेट्री होती है, या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। सिलोमे सेगमेंटेटेड होते हैं, यानी विखंडित होते हैं, ठीक है। इनके अंदर सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये जो प्राणी होते हैं वो सिलोमेंट होते हैं, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है। ऑर्थोपोडा का शरीर आपको पता है बच्चों, याद रखना, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटेनियस का बना होता है, काइटेनियस का एक्सोस्केलेटन से ये ढका होता है। इनके 3 पार्ट होते हैं, बॉडी सेगमेंट के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों याद रखना, एक होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स और तीसरा होता है एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट के अंदर ये बटा होता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन किस किस के थ्रू होता है, तो इसके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स हो गया बच्चों याद रखना, गिल्स हो गया, ठीक है, बुक गिल्स हो गया, बुक लंग्स हो गया, ट्रेकियल हो गया, इन सभी के द्वारा इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। वहीं अगर बात करता हूं एस्पिरेशन यानी कि उत्सर्जन की, अगर मैं इसके अंदर बच्चों बात करता हूं तो वो होता है ग्रीन ग्लैंड, इसके अंदर देखने को मिलता है, कॉक्सियल ग्लैंड हो गया, मेल पीजियन ट्यूबुल हो गया, इनके द्वारा इनके अंदर एस्पिरेशन यानी उत्सर्जन होता है। इतना क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें इनके अंदर संतुलन की बात करता हूं तो इनके अंदर जो संतुलन होता है वो होता है स्टेटोसिस्ट के द्वारा। संतुलन किनके द्वारा होता है, स्टेटोसिस्ट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों याद रखना। साथ साथ एंटीना इनके अंदर पाया जाता है, एंटीना भी इनके अंदर देखने को मिलता है। तो संवेदी अंग जैसे कि श्रृंगिकाएं, नेत्र की बात करें तो सामान्य यानी कि सिंपल आई भी होता है, और साथ ही साथ इनके अंदर कंपाउंड आई भी देखने को मिलता है। संतुलन के लिए मैंने आपको बताया था, स्टेटोसिस्ट इनके अंदर पाया जाता है। उत्सर्जन मेलपीजियन ट्यूबुल्स, मेलपीजियन ट्यूबुल्स के साथ साथ उत्सर्जन इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड हो गया, कॉक्सियल ग्लैंड हो गया, मेलपीजियन ट्यूबुल्स हो गया, इनके द्वारा भी होता है। इतना क्लियर हो गया। बॉडी सर्कुलेशन इनके अंदर ओपन टाइप का होता है बच्चों याद रखना, ओपन टाइप का होता है बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है इनके अंदर, ओपन टाइप का होता है, ठीक है। मेनली ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं बच्चों याद रखना, मेनली कैसे होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स की बात करें तो देखो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो कीट होते हैं लाइक एपिस इंडिका, जो एपीकल्चर में यूज होते हैं, ठीक है। एपिस इंडिका जिसको बोलते हैं,
बॉम्बिक्स मोराई ये रेशम कीट का हो गया, ठीक है। लेसिफर लाका ये लाख के कीट का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जो डिजीज कॉज करने वाले होते हैं जैसे कि एनाफ्लिस हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडिस मच्छर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकेस्टा। लोकेस्टा जो होता है उसको हम लोग यूथ पीड़क भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ पीड़क किसको बोलते हैं? लोकेस्टा को बोलते हैं, ओके। साथ ही साथ बात करें इसके अंदर लिमुला जिसको हम लोग किंग क्रैब बोलते हैं, ये जीवित जीवाश्म होता है। लिमुला जो होता है वो जीवित जीवाश्म होता है। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखने हैं। आठवां फाइलम की बात करें वो होता है मोलस्का। मोलस्का होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, यानी प्राणी जगत का ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है। पहला तो हमने देखा ऑर्थोपोडा होता है, दूसरा कौन सा है यहाँ पर? मोलस्का होता है। इसकी खास बात क्या है? इनका जो सेल होता है, इनका जो कवच होता है वो कैलकेरियस सेल होता है। कैलकेरियस सेल का मतलब क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। कोमल शरीर वाले होते हैं, सॉफ्ट बॉडी ये होती है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था। कॉमन फीचर्स की बात करते हैं ट्रिपल प्लास्टिक हो गया, सिलोमेट हो गया, बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर देखा जाता है। ये एक्वाटिक भी होते हैं या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। ये स्थलीय भी होते हैं या फिर जलीय। जलीय में याद रखना लवणीय और अलवणीय, यानी कि मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ये होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। इनका जो बॉडी होता है वो कोमल होता है लेकिन कठोर होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? किसके द्वारा ढका होता है? कैल्शियम के कवच से इनकी बॉडी ढकी होती है। इतना क्लियर हो गया इसके अंदर, ओके। इनकी अगर बॉडी की बात करें तो इनके अंदर 3 पार्ट होते हैं बॉडी की। इनके शरीर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हेड, दूसरा होता है मस्कुलर फुट और तीसरा होता है वेस्कुलर हम्प। पहला होता है हेड, दूसरा होता है मस्कुलर फुट और तीसरा होता है, बच्चों याद रखना, विसरल हम्प होता है, ओके। एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर कंप्लीट होती है। माउथ के अंदर रेडुला प्रेजेंट होता है, बच्चों याद रखना। क्या प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर? रेडुला, जो कि ग्रेडिंग का काम करता है, पीसने का काम करता है। ओपन टाइप का इनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन भी है इसके अंदर बच्चों। एक्सेप्शन क्या है वो याद रखना। जिनके अंदर क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो याद रखना। सिफिलोपोडा, सिफिलोपोडा के अंदर क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके अंदर क्लोम पाए जाते हैं, ठीक है, जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं, ठीक है ना, ओके। अब इस लाइन को ध्यान से समझना। इस लाइन को देखो, विस्ट्रल हम्प जो होता है वो मेंटल बनाता है। देखो ध्यान से समझना। इनकी त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुत के ऊपर प्रवार बनाती है। बच्चों याद रखना, कुकुत के ऊपर क्या बना रही है? प्रवार बनाती है। तो विसरल हम्प है वो क्या बना रही है? मेंटल बना रही है। और ये किसके द्वारा होता है? इन दोनों के बीच में मेंटल कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसमें गिल्स पाए जाते हैं। बच्चों याद रखना, कुकुत व प्रवार के बीच में क्या पाया जाता है? मेंटल कैविटी पाया जाता है जिसमें क्या होते हैं? गिल्स उपस्थित होते हैं जो कि श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये घिसने या पीसने का काम जो होता है वो कौन करता है? रेडुला करता है, जो कहां पर होता है? माउथ में प्रेजेंट होता है। सामान्यतः नर व मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है, पृथक होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों याद रखना? ये अंड प्रजक होते हैं, यानी कि ये ओविपेरस होते हैं। सामान्यतः या परिवर्तन की बात करते हैं वो लार्वा के द्वारा होता है। एग्जाम्पल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या एग्जाम्पल है? पाइला, ठीक है। पाइला के अंदर याद रखना ये सेप घोंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, पिंक डाटा हो गया, सीपिया हो गया, लोलिगो हो गया, ऑक्टोपस हो गया, एप्लाइसिया हो गया, डेंटेलियम हो गया और कीटोप्लूरा हो गया। ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मोलस्का के याद रखने हैं। क्लियर हो गया ये, ओके। नेक्स्ट 9th फाइलम की बात करते हैं जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। क्या नाम है? इकाइनोडर्मेटा। इसका 9th फाइलम की बात करते हैं। इनकी कॉमन फीचर्स की बात करते हो, इस संघ के प्राणियों के अंदर भी कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन सिस्टम इसका पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इकाइनोडर्मेटा पड़ा, यानी कि शूल युक्त शरीर, ठीक है, जिसके अंदर कांटे जैसी संरचना हम लोगों को देखने को मिलती है। अब जो इनको यूनिक फीचर की बात करें, जो इनको अलग करता है वो होता है इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बच्चों याद रखना, इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम उपस्थित होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर उपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है बच्चों याद रखना? इनका काम होता है लोकोमोशन, यानी कि ट्यूब फीट का निर्माण करता है, कैप्चरिंग फूड, भोजन को पकने का काम करता है और साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन का भी काम करता है। तो इनके वर्क भी आप लोगों को याद रखने हैं। वही अगर कॉमन फीचर्स की बात करें तो भैया इनके अंदर स्पाइनी बॉडी होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। शूल युक्त शरीर होते हैं। 100% ये भी कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं। 100% बच्चों ये मेराइन होते हैं, ठीक है, सभी समुद्रीवासी होते हैं, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट का इनके अंदर एंडोस्केलेटन यानी कि अंतःकंकाल पाया जाता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये?
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और साथ ही साथ बात करें तो इनके अंदर लार्वा होता है वो तो द्विपार्श्व के समिति के फॉर्म में होता है, जबकि जो वयस्क होता है वो अरीय यानी कि रेडियल सिमेट्री। हालांकि ये बातें हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इनके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड होता है और एनस जो होता है वो डॉर्सल साइड होता है। अडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। ऑर्गन सिस्टम टाइप का इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने इसके अंदर कर ली है। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट इनके अंदर डेवलपमेंट होता है। इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इनके एग्जांपल्स जो है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपको याद रखना है एस्टेरियसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टारफिश। एंटीडोन जो होता है सी लिली, ठीक है। कोकोरमेरिया जो होता है वो समुद्री करकट जिसको बोलते हैं। और कौन सा हो गया इसके अंदर, ऑफ्यूरा जो होता है जिसको हम लोग ब्रिटल स्टार यानी कि भंगूर तारा बोलते हैं, ओके। इकाइनेट जो होता है इसको हम लोग सी अर्चिन बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल इसके हो गए जो आप लोगों को याद रखना है। डायग्राम भी याद रखना है, कौन सा डायग्राम किसका, ये पहला दे रखा है स्टार मीन यानी कि तारा मीन का दे रखा है, दूसरा जो है वो ब्रिटल स्टार का दे रखा है यानी भंगूर तारा का दे रखा है। आज का लेक्चर हम लोग यहां तक समाप्त करेंगे। 10th वाला जो फाइलम है वो हम लोग कवर करेंगे। कोर्डेटा जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कोर्डेटा से लेकर कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। तो लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट जो फाइलम है वो है हेमिकोर्डेटा। तो हेमिकोर्डेटा की बात करते हैं, ये भी 100% मेराइन होता है बच्चों, याद रखना 100% मेराइन होते हैं। तो 3 फाइलम तो ऐसे हो गए जो 100% मेराइन है। कौन कौन सा, एक तो होता है टेनोफोरा, एक होता है इकानोडर्मेटा और एक आ गया हेमिकोर्डेटा। ये भी 100% मेराइन होता है। ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, जैसे आप लोग ये संरचना देख रहे हो बेलेनोग्लोसस की, आपको वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ओके। तो हेमिकोर्डेटा को पहले हम लोग कैसेरो के संज्ञा में रखे थे, लेकिन कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वहां से मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए हम इसको कहां पे ले आए, नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको लेकर आ गए वापस से। तो इस संघ के प्राणी जो होते हैं वो क्रमिक के रूप यानी कि वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बायलैटरल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कैसे होते हैं, बायलैटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम टाइप का इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिलेंड्रिकल जो बॉडी होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है सूंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोबोसिस, एक होता है कॉलर और थर्ड आता है इसके अंदर ट्रंक। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक इसके बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, यानी ये 3 भागों में विभाजित होता है, ओके। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका लार्वा का नाम आपको याद रखना है बच्चों, याद रखना टॉर्निया। क्या नाम है इसका लार्वा का, टोनेरिया, सॉरी क्या नाम है इसका लार्वा का, टोनेरिया आप लोगों को याद रखना है। इनका जो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के थ्रू बिहेव करती है, यानी जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है इनके अंदर, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर कंप्लीट होती है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बच्चों, याद रखना किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखो यहां पर इसने गलत लिख रखा है, यहां पर इसने बंद लिख रखा है, यहां पर आप इसको करेक्शन कर लेना। ओपन टाइप का परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, ओके। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों का, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल्स की। तो जो इसके एग्जांपल है वो 2 ही एग्जांपल है जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, एक तो होता है बेलेनोग्लोसस, दूसरा आता है सेक्लोग्लोसस। तो ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है, और बेलेनोग्लोसस की जो संरचना है, जो डायग्राम है वो भी आप लोगों को आना चाहिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 1 to 10 यानी पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलेमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो 10 फाइलम हम लोगों ने आज कवर कर लिया एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी के अलावा भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जानी है जो कि नीट के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही फास्टली रैपिडली मैंने लेक्चर कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।